हाल ही में एफएओ के द्वारा स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है। ये उनका एक एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है जिसको वो हर साल जो है पब्लिश करते हैं। ये रिपोर्ट आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये रिपोर्ट जिस टाइटल पर रिलीज हुई है, जो इसका टॉपिक था, वो आपके मीन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर के अंदर ऑटोमेशन की बात की गई है। आइए आज की वीडियो में पढ़ते हैं स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2022। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यहाँ का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2022 एंड देन इसका टाइटल थोड़ा सा फोकस कीजिए, लेवरेजिंग ऑटोमेशन टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम। यानी कि जो एग्री फूड सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ऑटोमेशन किस हद तक जो है फायदा दे सकता है उसके बारे में इस रिपोर्ट में बात की गई है। तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको जो है मीन्स में इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो ऑटोमेशन है या जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से एग्रीकल्चर को हेल्प भी करती है और साथ में चुनौतियां भी क्या लेके आती है। रिपोर्ट में दोनों पॉइंट्स के बारे में प्रॉपर तरीके से बात की गई है जिसको हम समझेंगे। यहाँ पर आप अगेन देखिए द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2022 लेवरेजिंग ऑटोमेशन टू द ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम। तो दो चीज हमें पता होना चाहिए, ऑटोमेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये बेसिकली क्या होता है, दूसरा ये कि इसके बेनिफिट्स क्या फिर इसके चैलेंजेस क्या हैं, राइट। तो क्यों न्यूज में है, क्योंकि खाद्य और कृषि संगठन यानी कि जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2022 वाला जो है संस्करण जारी किया है। हर साल ये रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। हम सबको पता है एफएओ कौन है, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इनके द्वारा काफी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस रिलीज किए जाते हैं। इसके बारे में वीडियो के एंड में देखेंगे। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि कैसे हमारी जो कृषि खाद्य प्रणालियां हैं वो ऑटोमेशन अगर उसमें ले आए तो सतत विकास लक्ष्यों को यानी कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको अचीव करने में जो है योगदान देगा और नीति निर्माताओं को लाभ को अधिकतम करने और जोखिम को कम करने के बारे में सिफारिशें भी प्रदान करता है। यानी कि दो मुद्दों पे जो है रिपोर्ट बात करती है। पहला, कैसे हम ऑटोमेशन लाकर अपना जो एग्री फूड सिस्टम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको अचीव कर सकते हैं। दूसरा, वो नीति निर्माताओं को यानी कि पॉलिसी मेकर्स को, गवर्नमेंट्स वगैरह को इस बात की सिफारिशें देता है कि लाभ ज्यादा से ज्यादा हो इसके लिए क्या करें, चैलेंजेस कम से कम हो इसके लिए क्या करें, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर ऑटोमेशन क्या होता है। देखिए ऑटोमेशन चीजें ऑटोमेटिक तरीके से होने लगे, है ना, यानी कि जैसे आपकी ऑटोमेटिक कार है जो बिना ड्राइवर के ड्राइव कर सकते हैं, इसी तरह एग्रीकल्चर में मैन पावर कम से कम हो जाए और मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल कुछ मशीनें हैं उनके द्वारा आप ज्यादा से ज्यादा चीजें करें जिससे एक तो टाइम कम लगेगा, दूसरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या होगा, टाइम कम लगेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये जो है आपको फायदा मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर ऑटोमेशन जिसमें ट्रैक्टर से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक शामिल है। यहाँ पे हम डिजिटल ऑटोमेशन की भी बात कर रहे हैं और मैकेनिकल ऑटोमेशन की भी बात कर रहे हैं, मशीनों की भी बात कर रहे हैं और डिजिटली चीजों को बेहतर करने की भी बात कर रहे हैं। इसलिए ट्रैक्टर हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सब इसके अंदर शामिल हो जाता है। ये खाद्य उत्पादन को अधिक कुशल बनाता है, पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी वजह से जो टाइम है इन सारी चीजों में लगने वाला वो कम हो जाता है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, राइट। इन दो चीजों को आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्ट में थोड़ा सा ये बताया गया कि कैसे सभ्यता के विकास के साथ साथ ये जो ऑटोमेशन था एग्रीकल्चर में बढ़ता चला गया। जैसे अगर 10,000 BC की हम बात की जाए तो मैनुअल टूल्स की मदद से जो है मानव खेती करता था। वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल के कुछ एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कुल्हाड़ी उन लोगों ने यूज कर ली, होए यूज किया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, लगभग 4,000 अगर हम BC की बात करें तो मैकेनाइजेशन आ गया, एनिमल ट्रैकेशन यहाँ पे शुरू हो गया। जैसे जो बैल थे यानी कि उनसे चलने वाले हलों को हमने जो है यूज कर लिया, एनिमल ड्राफ्ट हमने यूज कर लिए। फिर 1910 के टाइम पे देखेंगे तो एक मोटराइज्ड मैकेनाइजेशन आ गया, तो हमने इरिगेशन सिस्टम हो, ट्रैक्टर हो, मिल्किंग मशीन हो, ट्री हार्वेस्टर्स हो, इस तरह की मशीनों को यूज करना शुरू कर दिया। अब 1980s के टाइम से हम एक डिजिटल ऑटोमेशन की बात करना जो है शुरू कर चुके हैं, 2020s के बाद हम पहुंच चुके हैं। तो डिजिटल इक्विपमेंट इसमें आने लगे, जैसे लाइव स्टॉक सेंसर्स,
हमने सेंसर्स का यूज करना शुरू कर दिया है। ड्राइवरलेस ट्रैक्टर की हम बात कर रहे हैं, फिश फाइंडर की बात कर रहे हैं, यानी कि डिजिटली हम जो है फिश को यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। ट्रैक्टर्स बिना ड्राइवर के चल सकते हैं। जो हमारा लाइव स्टॉक है उसका क्या टेम्परेचर है, उसको कितना जो है ज़रूरत है चीज़ों की, कैसे क्या, और इस सब के लिए सेंसर जो है हम लागू कर सकते हैं। इसके बाद रोबोटिक्स विद एआई की बात हम यहाँ पर करते हैं। इसमें हार्वेस्ट रोबोट आ जाएंगे, फ्रूट पिकर आ जाएंगे, ऑटोनोमस स्प्रिंग रोबोट आ जाएंगे, रोबोट के द्वारा हम एग्रीकल्चर कराएंगे, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये एक पूरा हिस्टोरिकल इवॉल्वमेंट जो है यहाँ पे एवोल्यूशन जो है दिखाया हुआ है। तो देखिए रिपोर्ट में दुनिया भर से 27 केस स्टडीज उठाई गई, उनके बारे में जो है बातचीत की गई है। रिपोर्ट ने ये बताया प्रति 1000 हेक्टेयर जो कृषि योग्य भूमि है उसमें अगर उपलब्ध ट्रैक्टरों की संख्या के बारे में बात करें तो जो क्षेत्र है उनमें मशीनीकरण की दिशा में असमान प्रगति हुई है। अब ऑटोमेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करना तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए ये भी कोई ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में समान तरीके से हो रहा है, असमान प्रगति इसमें हमें देखने को मिलती है। जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया के उच्च आय वाले जो देश हैं 1960 के दशक तक वो काफी अधिक क्या है यंत्रीकृत थे, लेकिन निम्न और मध्यम आय वाले जो देश है वहां पे मशीनीकरण का स्तर क्या था, निम्न था। यानी कि यहाँ पे भी आपको एक असमान स्थिति दिखाई देती है। खासकर इसमें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भी उप सहारा अफ्रीका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेशन में व्यापक असमानताएं हमें देखने को मिलती है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि उदाहरण के लिए जैसे 2005 में जापान में प्रति 1000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पे 400 से अधिक ट्रैक्टर थे, जबकि घाना में ये आंकड़ा कितना था, ये केवल 4 था, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे रिपोर्ट ये बात भी कहती है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ेगा हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि असमानता ना बढ़े, क्योंकि जो लोग एक्सेस कर पाएंगे टेक्नोलॉजी को, जो लोग रिसोर्सेस पैसा दे के चीजों को ले पाएंगे वो तो बेटर करेंगे, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा। इसीलिए पॉलिसी मेकर्स को कहा गया है आप इस तरह की पॉलिसीज बनाएं कि ये वाले चैलेंजेस कम हो। उप सहारा अफ्रीका में मानव और पशु शक्ति पर क्योंकि कृषि क्षेत्र की अधिक निर्भरता है तो उत्पादकता क्या है, सीमित रही है, राइट। जैसे हमारे यहाँ भी जो बड़े किसान हैं जो बेसिकली हैप्पी सीडर मशीन होगी और जो मशीनें उनका यूज करके अगर खेती करते हैं तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी पाते हैं। वही जो सीमांत किसान है जो हाथ से काम कर रहे हैं उनके यहाँ क्या है, प्रोडक्टिविटी अभी भी काफी कम है, राइट। अच्छा, किस तरह का ऑटोमेशन लेकर आने की जरूरत है, रिपोर्ट क्या कहती है। तो जैसे लाइव स्टॉक के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग लेके आ सकते हैं, मिल्किंग रोबोट ला सकते हैं, ऑटोमेटिक फीडर ला सकते हैं। क्रॉप्स की बात करें, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर है, स्प्रिंग रोबोट है, हार्वेस्ट रोबोट है। एक्वाकल्चर की बात करें तो ऑटोमेटेड एक्वाकल्चर मैनेजमेंट है, ऑटोमेटिक फीडर है। फॉरेस्ट्री की बात करें तो जीपीएस गाइडेड ट्रांसपोर्टेशन है, फॉरेस्ट मॉनिटरिंग है। इसमें से काफी चीजें काफी देशों में ऑलरेडी आ भी चुकी हैं, काफी चीजों पर हम ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। तो हर एक अगर एरिया में किस तरह से आप ऑटोमेशन कर सकते हैं उसको लेकर भी रिपोर्ट ने चीजें बताई है। की मैसेज क्या है रिपोर्ट का, तो की मैसेज देखिए कि जो एग्रीकल्चर ऑटोमेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, खासकर अगर SDG 1 पॉवर्टी, SDG 2 जीरो हंगर को अचीव करना हो। और ना सिर्फ ये दो, सारे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, एक रिजिलियंट, एक रेजिंग प्रोडक्टिविटी, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, इंप्रूविंग फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी जो है हमें हासिल होगी। लेकिन वही रिपोर्ट एक और फैक्ट सामने रखती है कि एग्रीकल्चर ऑटोमेशन कैन डीपन इनइक्वालिटीज, यानी कि एग्रीकल्चर में जितना ज्यादा हम ऑटोमेशन लेके आएंगे ये असमानताओं को और गहरा कर देगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है इनएक्सेसिबल टू स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स एंड अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स सच एज यूथ एंड वुमेन। सर्टेन टेक्नोलॉजी जो है, जो यूथ है, जो वुमेन है, जो मार्जिनाइज्ड एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं, उन तक सर्टेन रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। साथ ही एक नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो पड़ता जा रहा है, अगर ये सब रहा तो बेसिकली जैसे सॉइल इरोजन जैसी चीजें दिख रही हैं तो चीजें और वर्सन होगी। यानी कि एक तरफ तो देखिए जो इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है उससे प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, वहीं जो बड़ा किसान है जिसके पास रिसोर्सेज अच्छी हैं वो अपने यहाँ बेटरमेंट कर लेगा, लेकिन छोटे किसान डबल मार सहन करेंगे, तो इससे इनइक्वालिटी आएगी। इसको लेके थोड़ा सा जो है रिपोर्ट ने चिंता प्रदर्शित की है। तो क्या सुझाव रिपोर्ट ने दिए हैं? रिपोर्ट पहले तो कहती है ऑटोमेशन की नीति लेकर आनी चाहिए ताकि जो खाद्य प्रणालियां हैं उनको टिकाऊ बनाया जा सके।
लेकिन वो ये कहती है जो श्रम प्रचुर क्षेत्र है जहाँ पर लेबर ज़्यादा लगती है, वहाँ पर ऑटोमेशन के लिए सब्सिडी देने से नीति निर्माताओं को बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखिए ऑलरेडी श्रम करने के लिए लोग ज़्यादा हैं और इस वजह से ऑलरेडी उनकी मजदूरी कम है। अगर आप वहाँ ऑटोमेशन के लिए सब्सिडी दोगे तो जो नौकरियाँ मिल रही हैं वो भी मिलनी बंद हो जाएगी, तो उनके जीवन के लिए एक संकट जो है हो जाएगा। और दूसरा क्या है, ऑटोमेशन को अपनाने के लिए पहले एक सक्षम वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और एक जब ट्रांजिशन की स्थिति आएगी, जब आप मैन पावर से मशीन पावर की तरफ ज़्यादा ट्रांसफर करेंगे, तो जो लोग नौकरी खोएंगे उनको बेसिकली सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चीज़ें बस ला दी गई है, ट्रांजिशन फेज को स्मूथ बनाने की जो है बात करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये बताया गया है कि अगर हम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस की कोस्ट को कंपेयर करें दो मामले में, जब एक बार आपने मोटराइज्ड जो है चीजें की है, दूसरी तरफ आपने नॉन मोटराइज्ड इक्विपमेंट से की है, तो इथोपिया की केस स्टडी ली गई है। सीडिंग में देखिए हाथ से काम करेंगे तो इतना है, मोटराइज्ड करेंगे तो कॉस्ट इतना है। टू व्हीलर ट्रैक्टर की बात यहाँ पे चल रही है। हार्वेस्टिंग में भी गैप देखने को मिल रहा है, थ्रेशिंग में भी गैप देखने को मिल रहा है, यानी कि टू व्हीलर ट्रैक्टर का अगर आप यूज करते हैं कॉस्ट आपकी यहाँ आ जाती है, और अगर आप जो है ऐसा नहीं करते तो कॉस्ट आपकी यहाँ आती है, यानी कि कॉस्ट को सेव करने में भी ये आपको हेल्प करेगा, ऐसा रिपोर्ट कहती है। ठीक बात है, रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या चीजें उसने बताई हैं कि ध्यान रखनी चाहिए, समझ में आ गया। अब बात करते हैं खाद्य और कृषि संगठन की। क्या है? संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है और भुखमरी की समस्या को समाप्त करने के लिए काम करती है। हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि एफएओ की स्थापना जो है उस दिन हुई थी। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र के जो खाद्य सहायता संगठन है उनमें से एक है, रोम इटली में जो है ये स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो कोष है वो भी इसमें क्या है, शामिल है। इसके द्वारा कुछ अन्य फ्लैगशिप पब्लिकेशन जारी किए जाते हैं। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट वन है। वैश्विक मत्स्य पालन एक्वाकल्चर की स्थिति, विश्व में वनों की स्थिति, वैश्विक खाद्य सुरक्षा पोषण की स्थिति, खाद्य और कृषि की स्थिति, कृषि कमोडिटी बाजार की स्थिति, इनको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ये जो फ्लैगशिप पब्लिकेशन से एफओ के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको प्लीज थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा, की हुई मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती है, ये मेरा मानना है। कर्म पर जो है हमेशा विश्वास रखना चाहिए, और आप लोगों का जब रिजल्ट आएगा तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो इसलिए पढ़ाई करते रहना है, अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना है। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।